चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिस तरह की अभी आप लोग का बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज चल रहा था वो अब स्टार्ट हो गया था। आज हम लोग जो है 9 तक देख लिए थे। ये आपका जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज है ये आपका 10वां है और जिसका भी इस टॉपिक में जो है नदी पूरा नदी को जो है क्लियर किया जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का नदी टॉपिक जो है आपका कमजोर है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंतिम तक और वहां पर आपका नदी में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आप लोग को पता होगा ये कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद हाउस में हुआ था। क्या बोलिएगा, हैदराबाद हाउस में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई थी। तो भारत और अमेरिका के साथ। किसके साथ, तो आप लोग बोलिएगा भारत और अमेरिका के साथ पहली वार्ता हुआ था। ठीक है। अब दिया गया भारत की पहली 2+2 वार्ता जो की गई थी अमेरिका के साथ वो कब किया गया था, तो 2018 में किया गया था। अच्छा, अब आपके मन में आता होगा कि ये 2+2 क्या होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है भारत से जो भी भाग लेते हैं इस वार्तालाप में, जैसे भारत से भाग लेंगे तो एक लेंगे विदेश मंत्री भाग, क्या लेंगे, विदेश मंत्री, और दूसरा लेंगे रक्षा मंत्री। इसीलिए इसको 2+2 का वार्ता का नाम दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हमने आपको बता दिया। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा पाया जाता है अफ्रीकी देश में, उनका नाम क्या है, बोत्सवाना है। क्या बोलेंगे, बोत्सवाना नाम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन होगा। तो यही हो जाएगा बोत्सवाना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बोत्सवाना हो जाएंगे। ठीक है। भारत में पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान भारत में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखनी है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है। तो फिलिस्तीन ने जो है 3 देशों का जो मान्यता प्रदान किया है उसका नाम क्या है, तो एक का नाम है स्पेन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है आयरलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आयरलैंड हो जाएंगे। और तीसरा की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये सब करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रिलेटेड आएंगे। और आपको बता देते हैं कि कल जो है आपका संडे है, तो संडे को आपका फुल लेंथ टेस्ट आएगा और उस टेस्ट में अगर आपका 65 नंबर आ रहा है तो आप दरोगा बनने के योग्य छात्र हैं। तो उस टेस्ट को जरूर देखिएगा, वह जो है आपको 1 बजे दिन में आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया था। तो इजराइल के जो है देश की मान्यता, इजराइल को जो है देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया है, तो मिस्र ने दिया है। किसने दिया है, मिस्र ने दिया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है इजराइल में है। कहाँ पर है, इजराइल में है। तो ये भी चीज आपको याद रहनी है। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZIG किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है। तो ये किसका है, तो जिम्बाब्वे का है। किसका है, जिम्बाब्वे का है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारतीय रुपये के डिजाइन को किसने दिया था, तो उदय कुमार। याद रखनी है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उदय कुमार हो जाएंगे। रुपये सिक्का का जनक किस शासक को माना जाता है, तो ये हो जाएंगे आपका शेरशाह सूरी। क्या हो जाएंगे, शेरशाह सूरी हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर से थोड़ा सा आप आरबीआई के बारे में जानिए। आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। और इनका अगर डेट पूछेगा तो याद रखनी है कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ है। कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का जब गठन हुआ था उस समय इसका बोल सकते हैं गवर्नर कौन था, तो याद रखनी है एसबोर्न स्मिथ था। क्या बोलेंगे, एसबोर्न स्मिथ था। वहीं अगर पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो याद रखनी है सीडी देशमुख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख हो जाएंगे। वही अगर अभी वर्तमान में आपको पूछेगा कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है वर्तमान में अगर आपको पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 21वां भारत एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 21वां भारत एशियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया है, तो याद रखनी है लाओस में किया गया। कहाँ पर किया गया, लाओस में किया गया। तो ये चीज ध्यान देनी है। एशियान की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एशियान याद रखनी है एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका गठन कब किया गया था, 1967 में। और इसका मुख्यालय की बात करिएगा तो कहाँ पर हो जाएगा, जकार्ता में हो जाएगा। ठीक है। आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 11 है। वर्तमान में कितनी है, 11 है। इनको भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। चलिए
आगे का सवाल देखिए, 50वीं जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 50वां जी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, तो याद रखनी है ये कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है। और इटली के याद रखिएगा किस शहर में हुआ है? तो याद रखनी है अपुलिया। क्या बोलिएगा? अपुलिया नामक शहर में हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारत जो है जी7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के तरफ से इसमें भाग कौन लिया था? तो याद रखनी है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अभी आपका कौन है? नरेंद्र मोदी है, वो जो है इनमें भाग लिया था। ठीक है, तो इनको भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा, आपके मन में आता होगा जी7 का जो है गठन कब किया गया था? तो याद रखनी है स्थापना इनका 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो याद रखनी है इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पर किया गया? इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया। क्या बोलिएगा? इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया। तो ये चीज ध्यान देनी है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 22 मार्च को। अच्छा, 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखनी है बिहार दिवस। क्या बोलेंगे? बिहार दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को ही मनाते हैं। छाता परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। तो ये सॉरी, छत्तीसगढ़ से नहीं होगा। छाता परियोजना यहाँ पर बात की है, तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएंगे? ओडिशा राज्य हो जाएंगे। तो ये चीज को ध्यान देना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला ये जो हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी जो है आपका न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में ही किया गया। तो इन दोनों बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। आगे का सवाल देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया और इसकी अवस्थिति किस देश में है? तो दुनिया का सबसे पहला तैरता शहर जो है आपका कौन है? तो याद रखनी है बुसान नाम है। क्या नाम है? बुसान नाम है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किस देश की है? तो याद रखनी है दक्षिण कोरिया का देश का है। क्या है? दक्षिण कोरिया देश का जो है याद रखनी है ये एक शहर है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए क्या बोल रहा है। किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर्स में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। कौन देश हो जाएगा? फ्रांस देश हो जाएगा। तो इसको भी याद रखनी है। आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेगा, इसमें जो सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा आता है। वहीं सेकंड नंबर पे बात करेगा तो ये द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा। इसमें कौन आता है? तो याद रखनी है विनिर्माण आता है। क्या आता है? विनिर्माण आता है। और सबसे अंतिम क्षेत्र किसका है? तो याद रखनी है कृषि का है। क्या बोलेंगे? कृषि का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहां से लॉन्च किया गया था? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेगा तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। और किसने किया था? तो याद रखनी है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो इंदिरा गांधी हुआ करते थे। क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी हुआ करते थे। और ये जो कहाँ से किया गया था? तो उत्तराखंड से किया गया था। और उत्तराखंड से किस नेशनल पार्क से किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। क्या बोलिएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये किया गया था। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे का सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में रहते थे? विद्वान थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो है कुषाण वंश के शासक थे। एक याद रखनी है कुषाण वंश के तृतीय शासक थे, जिसका नाम क्या था? तो याद रखनी है कनिष्क। क्या बोलेंगे? कनिष्क। कनिष्क के ही दरबार में कौन रहते थे? वसुमित्र रहते थे और नागार्जुन रहते थे। कनिष्क से ये चीज याद रखनी है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो आपका हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है किसके काल में हुआ था? तो याद रखनी है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और इसका अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? अध्यक्ष आपका यही था जिसका आपको पूछा गया है वसुमित्र। क्या था? वसुमित्र था। तो ये चीज ध्यान देनी है। अच्छा, इनका जो है एक याद रखनी है उपाध्यक्ष भी था इस, बोल सकते हैं बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में एक उपाध्यक्ष भी था। उनका नाम आपको क्या होना चाहिए? तो याद रखनी है अश्वघोष। क्या बोलेंगे? अश्वघोष। और अश्वघोष की एक पुस्तक है, तो याद रखनी है इसका पुस्तक का नाम है बुद्ध चरितम। क्या याद रखेंगे? बुद्ध चरितम। और बुद्ध चरितम को हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्धों का रामायण बोलते हैं। इन सभी बातों को याद रखेगा। तो यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोल रहा है। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो याद रखनी है यहाँ पर से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जो है याद रखिएगा ये जो है तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया। तीन गोल सम्मेलन हुए हैं, एक हुए हैं 1930 में, एक हुए हैं 1931 में और एक हुए हैं 1932 में। याद रखिए कांग्रेस जो है दूसरी गोल सम्मेलन में भाग लिया था
था और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था, तो याद रखनी है महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये तीनों गोल सम्मेलन में जो हुआ था उस समय ब्रिटेन का बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कौन था, तो रेमजे मैकडोनाल्ड था। क्या बोलेंगे, रेमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसीलिए तीनों गोल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और वहां का पूछेगा कि इस तीनों गोल सम्मेलन के समय सम्राट कौन था, तो याद रखनी है जॉर्ज पंचम थे। कौन थे, जॉर्ज पंचम थे। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखनी है राज्यसभा में। किसमें, राज्यसभा में। क्योंकि आप जब अनुच्छेद जो है याद रखनी है 65 को पढ़िएगा, सॉरी 64 को जब पढ़िएगा, तो 64 में क्या बोल रहा है, याद रखनी है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पतेन सभापति होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो जब भी इसको हटाने का संकल्प होगा किसमें होगा, राज्यसभा में। और इसको पद से जो हटाया जाता है 67 के ख में इसकी अनुच्छेद में व्याख्या की गई है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, ईरान में किया गया था। और ईरान का एक शहर है, याद रखनी है रामसर। रामसर में ही किया गया था। और ये कब किया गया था, तो याद रखनी है 2 फरवरी, बोल सकते हैं कब, 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से जो है आपका नदी का टॉपिक है, तो नदी को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां एक्सचुरी का निर्माण करती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कई सारी नदियां हैं, लेकिन कई सारी नदियां जो है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो कि अपना जल जो है पश्चिम की तरफ और अरब सागर में गिराती है और डेल्टा का ना यूज करके इसने जो है एक्सचुरी का निर्माण करती है। तो इसमें कौन कौन सी नदियां आती है, तो याद रखनी है, एक नदियां आपका नर्मदा आती है और दूसरा जो है आपका ताप्ती नदी आती है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी की बात करेगा तो ये कहां से निकलता है, तो याद रखनी है मध्य प्रदेश के बोल सकते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। और अपना जल जो है याद रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात में होते हुए याद रखनी है, और ये जो है खंबात की खाड़ी से जल अपना अगर अरब सागर में गिराती है और ये एक्सचुरी का निर्माण करती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, यहाँ तक इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ तक इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो गया ओरसंग, क्या बोलेंगे, ओरसंग हो जाएगा, तावा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, शेर हो जाएगा, हिरन हो जाएगा। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। वहीं बात करेगा यहाँ पर ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी याद रखनी है मध्य प्रदेश के सतपुरा श्रेणी से निकलती है और अपना जल जो है याद रखिएगा अरब सागर में गिराती है और ये भी जो है एक्सचुरी का निर्माण करती है। क्या बोलेंगे, एक्सचुरी का निर्माण करती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल को देखिए क्या बोला गया, प्रकाशिक वस्तु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखनी है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्या बोलेंगे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम लोग बोलेंगे मृग मिर्च का। मृग मिर्च का कहने का मतलब हुआ, जब भी आप रेगिस्तान क्षेत्र में चलिएगा तो आपको लगेगा कि आगे जो है वहां पर पानी है, लेकिन पानी वहां पर नहीं होता। ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो याद रखनी है लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजबूदार ने किया था। क्या बोलेंगे, अंबिका चरण मजबूदार ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इस अधिवेशन की बहुत सारी विशेषता है। इस विशेषता की एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो है कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग, क्या बोलिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसको नरम दल और गरम दल बोलते हैं, यह जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में जो अलग हो गए थे, 1916 के अधिवेशन में ये दोनों आपस में मिल गए थे। और इसी 1916 के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसी में जो है भाग लिए थे। और इसी में जो है याद रखनी है भितरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए 1916 के अधिवेशन में गांधी जी को प्रेरित किया था। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका अंबिकाचरण मजबूदार। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लगाया गया है। देखिए भारत की बात करेगा आपातकाल, आपातकाल की बात करेगा तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 आर्टिकल में है, जो कि एक भी बार लागू नहीं किया गया है। तो इसका तो राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन बात करेगा आपातकाल, आपातकाल की बात करेगा भारत में आपातकाल की चर्चा संविधान के भाग 20 में वर्णन किया गया है। और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाते हैं, एक जो है अनुच्छेद 352 के द्वारा, एक 356 के द्वारा और एक अनुच्छेद 300
360 के द्वारा। तो 352 में जो राष्ट्रीय आपात होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। और राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में 3 बार लगाए जा चुके हैं। 1900 याद रखनी है 62 भारत और चीन युद्ध, और 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध, और 1975 याद रखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार में बोल सकते हैं आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था। 356 जो है इसमें हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है अभी तक मुश्किल से बोल सकते हैं 100 बार से अधिक भी बार लगा चुका होगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 360 में आपका वित्तीय आपात आता है, जो कि अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है। इन सभी बातों को भी याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा, डॉल्फिन नोच का संबंध किस बंदरगाह से है, तो याद रखनी है विशाखापट्टनम। क्या बोलेंगे, विशाखापट्टनम से ये संबंधित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है, तो याद रखनी है आंध्र प्रदेश में है। आगे का सवाल देखिए क्या बोला गया है, समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है। समान सिविल संहिता की यह बात करेगा तो अनुच्छेद 44 में है, इसका वर्णन किया गया है। और अभी वर्तमान में बोलिएगा 27 जनवरी को ही, 27 जनवरी 2025 में, ठीक है, इधर लेटेस्ट ये है। और ये कहां पर लागू किया गया, तो उत्तराखंड में लागू किया गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पहले से ये गोवा में भी लागू था, लेकिन पूर्ण रूप से किस में लागू है, तो उत्तराखंड में लागू है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, 18वीं लोकसभा में प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखनी है राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो इसकी नियुक्ति करते हैं, इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखनी है इसका कार्य होता है लोकसभा में नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उसको जो है शपथ दिलाना। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में बोध करिएगा तो ये कौन था, तो इनका जो है नाम जो है याद रखनी है भरत हरि महताब थे। क्या थे, भरत हरि महताब इनका नाम था, तो ये चीज भी ध्यान देते हुए चलनी है। और इनका जब भी याद रखिएगा, जब सभी लोकसभा के सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य अपना मतलब कि बोल सकते हैं ये सभी को शपथ दिला देते हैं, तो उसी जो है लोकसभा के सदस्य में से जो एक अध्यक्ष को चुना जाता है, तब जो है प्रोटम स्पीकर एक लोकसभा का सांसद बन के रह जाते हैं। तो यही चीज बोला गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यह भी बात करेगा 18वीं लोकसभा का बोल सकते हैं कि अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ओम बिरला हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ओम बिरला जो है कहाँ से संसद सदस्य है, तो याद रखनी है कोटा के मुंदी से है, राजस्थान के कोटा के मुंदी से है, तो इसको भी एकदम आपको याद रखनी है। आगे के सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है। चुनाव की घोषणा कौन करेगा, चुनाव आयोग यानी कि बोल सकते हैं इलेक्शन इनकम कमीशन करेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बात करेगा यहाँ पर निर्वाचन आयोग, ये चीज ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन आयोग जो है ये इसकी मतलब की घोषणा करेंगे। और निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 324 आर्टिकल में किया गया है। और अगर भाग की करिएगा तो संविधान के भाग 15 में वर्णन किया गया है। अभी जो है वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है, तो ये भी चीज आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखनी है राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कोयला उत्पादन में क्रम शीर्ष 3 स्थान राज्य कौन कौन है। तो देखिए उत्पादन में बात करेगा सबसे पहले आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। कौन आ जाएंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद तीसरे नंबर पे आएगा झारखंड। क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई। देखिए बात करिएगा संविधान संशोधन में 52वां संविधान संशोधन भाषा की चर्चा संविधान के याद रखनी है 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया था, तो मूल संविधान में 14 भाषा हुआ करता था। लेकिन याद रखिएगा एक संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और इसमें एक भाषा जोड़ा गया सिंधी, और भाषा बढ़कर कितनी हो गई, 15। फिर जो है एक संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन, याद रखनी है 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। ठीक है, 1972 में होता है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन जो होता है इसमें जो है याद रखनी है, इसमें जो है 3 भाषा को जोड़ा गया। उसका याद करने का ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। फिर जो है याद रखनी है एक 52वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है, 2003 में। इसमें जो है 4 भाषा जोड़ा गया। इसका याद रखनी है क्या हो जाएगा, बोडमास, जैसे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल भाषा अभी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। 14 यहाँ पर, 15, 15 3 18 और 4 22। तो यहाँ पर से इस सभी बातों को भी याद रखनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो याद रखनी है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को दर्जा दिया गया। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब हुआ, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की संस्था का प्रतिस्थापित रूप, मतलब इनका पुराना नाम क्या था, तो याद रखनी है गैट नाम था। और
इसका गठन कब हुआ था? तो 1948 में गठन हुआ था। लेकिन याद रखिएगा इनका जो है नाम में परिवर्तन WTO किया गया और इसका गठन कब किया गया? 1995 में। और इसका मुख्यालय की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा में हो जाएगा। और इसका अभी जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखनी है नागोजी ओंकाजा। क्या बोलेंगे? नाकोजी ओंकाजा जो है अभी याद रखनी है, इनका जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 1964 को हुआ बक्सर युद्ध। सॉरी यहाँ पर से डेट चेंज कीजिए, 22 अक्टूबर 1764 होगा। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें जो है भारत की संयुक्त सेना ने भाग लिया था। भारत की संयुक्त सेना ने भाग लिया था और याद रखनी है अंग्रेज की तरफ से भाग लिया था। तो भारत की संयुक्त सेना से याद रखिएगा इस तरफ से जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था वो जो है याद रखनी है अवध के नवाब बोल सकते हैं शुजाउद्दौला ने कर रहा था। क्या बोलिएगा? शुजाउद्दौला ने कर रहा था। वही बात करिएगा अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने कर रहा था? हेक्टर मुनरो ने कर रहा था। किसने कर रहा था? हेक्टर मुनरो ने कर रहा था। लेकिन भारत की संयुक्त सेना रहते हुए भी अंग्रेजों का जीत होता है और याद रखिएगा इसमें जो है भारत की संयुक्त सेना की हार होती है और इस हार की बात के साथ याद रखनी है इलाहाबाद की संधि होता है। और इलाहाबाद का संधि कब होता है? 1765 ईस्वी में होता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहां से अपनाया गया? तो ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से लाया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे का सवाल देखिए बेलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये अभी जो है 64 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये किसके लिए है? तो याद रखनी है लॉ एएस के लिए संबंधित है। किससे? लॉ एएस यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। और ये कहां से लिया गया है दोस्तों? तो याद रखनी है आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने कहां से लिया है? स्पेन से लिया गया। इसमें अनुच्छेद कहां से आता है? 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसमें वर्णन किए गए हैं। तीन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 36 में क्या है? तो डीपीएसपी राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है? ये याद रखनी है डीपीएसपी जो है न्यायालय के बाद योग नहीं होगा। 38 में लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में बोला गया ग्राम पंचायत का गठन। 41 में कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में प्रस्तुति सहायता। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के कौ में याद रखिएगा कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना। 43 के ख में बोला गया सहकारी समिति। और 44 में बोला गया समान सिविल सहायता। 45 में बोला गया 6 से कम वर्ष की शिक्षा देना माता-पिता का अधिकार होगा। 47 में पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में बोला गया है पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण। 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक। 50 में बोला गया है याद रखिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेशी शांति। इन सभी अनुच्छेद को भी आपको ध्यान देनी है। आगे का सवाल देखिए कार्डमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? तो कार्डमम पहाड़ी याद रखिएगा ये जो है पश्चिम बोल सकते हैं पश्चिमी घाट का भाग है। पश्चिमी घाट का भाग हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कार्डमम पहाड़ी जो है आपको ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर पाया जाता है। और ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ये याद रखनी है। और केरल और तमिलनाडु के सीमा में है। और इसी को हम लोग याद रखनी है इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है तो वो आपका कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। आगे सवाल देखिए क्या बोला गया है उज्ज्वला योजना बिहार के किस जिले से शुरुआत किया गया था? तो याद रखनी है बिहार के आरा जिले से शुरुआत किया गया था। कहां से? बिहार के आरा जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? अगर बात करेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। कौन नदी हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ये आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है। अच्छा यहाँ पर बात करेगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखनी है ये जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और ये जो है अपना जल जो है कहाँ कहाँ बहती है? तो याद रखनी है महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र से ये कहाँ जाती है? तेलंगाना जाती है। तेलंगाना से ये अपना जल जो है कहाँ संतरित करती है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के होते हुए ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ तक इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और यहाँ तक में इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोदावरी की कई सारी सहायक नदियाँ हैं जैसे आपका हो गया वैनगंगा। क्या बोलिएगा? वैनगंगा, पैनगंगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बरधा, उसके बाद हो जाएगा मंजीरा। ठीक है, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो याद रखनी है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए
आगे की सवाल देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। झील अस्थिर जल का संचय होती, बिल्कुल ठीक है। झील आपको पता होगा कि अस्थिर रहती है, क्या रहती है, अस्थिर रहता है, और उसके चारों तरफ जो है मतलब कि बोल सकते हैं बांध रहता है, जिसको हम लोग स्थल बोल सकते हैं। तो झील चारों ओर स्थल से अवरुद्ध होती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों दोनों कथन ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से सभी का सभी कथन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे नदियों को पश्चिम से पूर्व में क्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। बागमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। देखिए, गंडक और घाघरा और बागमती, गंडक घाघरा जो है ये याद रखनी है, ये जो आपका गंगा की सहायक नदी है, और ये सभी नदी जो है कोसी की सहायक नदी है। तो सबसे अगर बात करेगा पूर्व में आपका कौन हो जाएगा, घाघरा नदी हो जाएगा। घाघरा के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है राप्ती हो जाएगा। राप्ती के बाद आपका गंडक हो जाएगा, गंडक के बाद बागमती हो जाएगा। यानी 3 4 2 1 इसका पूरब से पश्चिम, आपका पश्चिम से पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो यह चीज ध्यान दीजिएगा, यह बिंद और सतपुरा श्रेणी के बीच बहती है, बिल्कुल सही है। यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, बिल्कुल ये भी ठीक है। मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, जब पश्चिम की ओर हो जाता तब ये जो है पश्चिम की ओर बहती नहीं, की याद रखनी है, पश्चिम की ओर नहीं होता है बल्कि पूर्व की ओर होता है। इसीलिए जो है कई सारी नदियां जो है पूर्व की ओर दिशा बहती है। अरब सागर के नजदीक होते हुए नदियां उतना दूर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर से जो है 1 और 2 कथन आपका सही है, बिल्कुल 3 जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को किस स्थान पर है, तो याद रखनी है देव प्रयाग। क्या बोलेंगे, देव प्रयाग बोलेंगे। देव प्रयाग की धारा ही याद रखिएगा गंगा का रूप होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा जो है कहाँ से निकलता है, तो याद रखनी है संतोपत हिमानी से निकलता है। क्या बोलिएगा, संतोपत हिमानी से निकलता है। और भागीरथी जो है याद रखनी है गोमुख हिमानी से निकलता है। और ये दोनों नदियां जहां पर आपस में मिलती है उसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर से 5 नदियां मिलती है, तो उसको एक बार कई बार हमने बताया है, टाइम मिलेगा तो हम आपको भी बता देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। यमुना नदी, अच्छा आपको बात रहनी चाहिए ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखनी है यमुना नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपूछ हिमानी से, यमुनोत्री के बंदरपूछ हिमानी से निकलती है। और ये अपना जल जो है याद रखनी है प्रयाग के समीप जो है, प्रयागराज के समीप, जिसको इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज के समीप जो है गंगा में आकर मिलती है। इसकी लंबाई की बात करेगा तो 1326 किलोमीटर है इसकी लंबाई यमुना की। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो जाएगा इसका चंबल, क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, चंबल, बेतवा, कैन, ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखनी है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो यहाँ पर से मिलाइए। इसका जो है नदी है और यहाँ पर उद्गम स्रोत है, तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखनी है तिब्बत के मानसरोवर झील से चैमयुंगमू हिमनद से निकलती है, तो 1 का हो जाएगा 3। सिंधु नदी जो है गोखरचू हिमानु से निकलती है, तो ये हो जाएगा 1। अलकनंदा नदी जो है याद रखनी है संतोपत हिमानी से, अभी तुरंत हमने बताया, 4। और भागीरथी जो है गौमुख हिमानी से निकलती है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2। यानी 3 1 4 2 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको इसका सहायक नदी में मिलाना है। गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगा, अभी तुरंत हमने बताया बागमती। गोदावरी की सहायक नदी कौन हो जाएगा, पैन गंगा, वैन गंगा, याद रखनी है। ये सभी जो है किसकी हो जाएगी, याद रखनी है गोदावरी की। यमुना का नदी कौन हो जाएगा, धासन, धासन हो जाएगा, तो याद रखनी है। और कृष्णा की सहायक नदी भीमा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, माल प्रवाह हो जाएगा, घाट प्रवाह हो जाएगा। ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। 3 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियों इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, तो ये हो जाएगा चिनाब नदी। कौन हो जाएगा, चिनाब। सिंधु की बात करेगा, सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी कहाँ निकलती है, तो याद रखनी है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जो है गोखरचू हिमानी से निकलती है और अपना जल जो है लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान की तरफ लेके जाती है। और सिंधु नदी की कई सहायक सदियां हैं, जैसे चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को लेकर याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, और इसमें जो है 1960 में जो है सिंधु जल बोल सकते हैं समझौता भी हुआ था, तो इनको भी आप एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ये दिया गया है, उपरोक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है। पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां हैं नागावली, और याद रखनी है बोल सकते हैं नागावली हो जाएगा और बंसधारा हो जाएगा। यानी 2 और 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
आगे की सवाल देखिएगा, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा चंबल, उसके बाद हो जाएगा सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद कैन। तो 4, 3, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती, बिल्कुल गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, जो कि तीस्ता का उद्गम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तिब्बत का मानसरोवर झील है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता की सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर से बिल्कुल दो आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अववाहित होती है? बात करेगा सिंधु नदी अभी तुरंत हमने बताया, सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के गोखुर चुहिमानी से निकलती है और अपना जल जो है लद्दाख से होते हुए, तो लद्दाख के बीच इस तरह से निकलती है। तो यहाँ पर से लद्दाख में कौन कौन पर्वत है? एक हो जाएगा आपका काराकोरम, उसके बाद कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है लद्दाख, उसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर, और इसी के बीच जो है सिंधु नदी गुजरती है। तो आपका लद्दाख और जास्कर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? बात यहाँ पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो टोटल चीज जान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये जो है चैंग युंगनुद हिमनद से निकलती है, और इसकी यहाँ पर से लंबाई कितनी हो जाती है? 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की है। और ये अपना जल को लेकर तिब्बत से होते हुए, याद रखनी है, भारत में अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के, और उसके बाद असम के द्वारा ये जो है बांग्लादेश में चल जाती है। तो यहाँ पर से अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो। क्या बोला जाता है? सांगपो। ये इसका आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दिहांग। वहीं जब असम में ये प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। वहीं जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है मेघना के नाम से गिराती है। तो इन सभी बातों को याद रखेगा। यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इनकी कई सारी सहायक नदियां हैं, ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखिए हैं, इसकी सहायक नदियां हो जाएगा सुबनसिरी, सुबनसिरी हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा, ठीक है, कामेंग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, मानस हो जाएगा। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखनी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत में चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो कथन 2 जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर मिलाना है, इसका उद्गम स्थान मिलाना है, मिलाइए। झेलम जो है कहाँ से निकलता है? तो याद रखनी है, झेलम जो है बेरीनाग झरना से निकलता है, ठीक है। राबी जो है कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश से। ब्यास जो है ब्यासकुंड से निकलता है। सतलुज जो है मानसरोवर के राक्षसताल झील से निकलती है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की सवाल को देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर करिए। देखिए, सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, तो उत्तर से दक्षिण कौन हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। झेलम के बाद आपका क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। चिनाब के बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है सतलज हो जाएगा, सॉरी, चिनाब के बाद आपको याद रखनी है झेलम, चिनाब हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है आपका क्या हो जाएगा? ब्यास हो जाएगा। ब्यास के बाद क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। रावी के बाद क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। तो ये जो है आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है, तो इसको भी एकदम ध्यान दीजिएगा। झेलम जो है बेरीनाग झील से निकलती है। चिनाब जो है याद रखनी है, चिनाब की बात करेगा तो ये जो है वारालाचा दर्रा से निकलती है। वारालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ब्यास जो है ब्यासकुंड से निकलती है, आपको पता हो गया। रावी जो है कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। क्या बोलेंगे? रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक है। और सतलज जो है बोल सकते हैं तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है। तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है। चलिए, आगे का सवाल देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण नदी गंगा के सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यमुना हो जाएगा इसका राइट। महानंदा गंगा की एक पूर्व महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कथन 2 जो है आपका बिल्कुल ठीक है। महानंदा जो है याद रखनी है बंगाल के, बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए, और गंगा में जो है फरक्का के समीप मिल जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके स्थल में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ताप्ती यहाँ पर दिया गया है, सतपुरा पर्वत श्रेणी से ताप्ती निकलती है। गोदावरी जो है नासिक के त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा जो है महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो 3, 4, 2, 1 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां जो तीनों दिशाओं में बहती है, एक हो जाएगा आपका नर्मदा, उसके बाद याद रखनी है दूसरा हो जाएगा आपका सोन, सोन हो जाएगा। लेकिन याद रखनी है महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिंघवा श्रेणी से निकलती है, लेकिन इसका कभी कभी आंसर जो है आपको अमरकंटक भी देता है, तो आपको यहाँ पर महानदी लिख लेनी है, ठीक है। चलिए,
बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी ने राजहरप नीति, बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड बेलेजरी द्वारा अपनाए गए सहायक संधि का पद्धति, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं का दत्तक पुत्र लेने का अधिकार को समाप्त करना, ये सभी का सभी कथन जो है सही है। 1857 की क्रांति, वैसे तो 1857 की क्रांति जो है आप लोग जानते होंगे कि ब्राउन बेस राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने के लिए हुआ था, लेकिन ये सभी भी महत्वपूर्ण कारण है, राजनीतिक कारण है 1857 क्रांति होने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नवगठन से संबंधित था? कौन सा आयोग? याद रखनी है, पील आयोग। क्या याद रखेंगे? पील आयोग को याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल ठीक है। कालांतर में यानी बाद के वर्षों में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये दोनों का दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या था? अभी तुरंत हमें बताया। पुराना कौन था? तो याद रखनी है ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस के जगह पर किसका प्रयोग करने के लिए किया गया? तो याद रखनी है एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में बोला गया, तो याद रखनी है एनफील्ड राइफल में बोला गया कि इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, जो कि कारतूस खोलने के बाद उनका जो है यूज होता है, जो कि बोल सकते हैं हिंदू धर्म के लिए और मुस्लिम धर्म के लिए एक जो है बोल सकते हैं उनको जो है भड़काने के लिए ये निर्णय लिया गया था। और इसका सबसे पहला पता किसने लगाया? मंगल पांडे ने। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। आगे के सवाल को देखेंगे। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन कराने के किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गया? तो निकलसन। क्या बोलेंगे? निकलसन। निकलसन की मृत्यु हो गया। और दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखनी है बख्त खां ने। किसने बोलेंगे? बख्त खां ने किया था। और इनका मुखिया कौन था? तो याद रखनी है बहादुर शाह जफर। क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर था। और जो है यहाँ पर विद्रोह को दबाया किसने? तो याद रखनी है हडसन ने दबाया। किसने दबाया? हडसन ने दबाया। ये भी चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे। 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया? तो याद रखनी है वर्जिस कादिर को। क्या बोलेंगे? वर्जिस कादिर को। इसने जो है इनका पुत्र था, उन्हीं को जो है याद रखेगा अवध का नवाब घोषित कर दिया। अवध से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। और युद्ध समाप्त होने पर कहाँ भाग के चल गए? नेपाल भागकर ये चल गए थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखनी है नाना साहब ने। किसने बोलेंगे? नाना साहब ने कहेंगे। और इनका जो है नाम क्या था? तो याद रखनी है धोंदू पंत। इसको किस नाम से जानते थे? धोंदू पंत के नाम से जानते थे। और इसका सैनिक कौन था? तो याद रखिएगा सैन्य इसका बोल सकते हैं तात्या टोपे। क्या हो जाएंगे? तात्या टोपे हो जाएंगे। तात्या टोपे एक ऐसे व्यक्ति हुए जो कि अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तात्या टोपे का बात करिएगा। बचपन का नाम क्या था? तो रामचंद्र बोल सकते हैं। इनका तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? तो याद रखनी है आरसी मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये 1857 की क्रांति को लेकर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कौन था? तो याद रखनी है वाराणसी। वाराणसी के गोलघर में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करेगा, मृत्यु भी पूछ सकता है, तो याद रखनी है ग्वालियर। कहां पर हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया था? तो याद रखनी है ये किसके द्वारा रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो याद रखनी है जॉन्स वारकर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन्स वारकर के द्वारा ये चित्र बनाया गया था। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, याद रखनी है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही इसको बनाया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखनी है मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब किया? तो याद रखनी है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कब बोलिएगा? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसमें जो है नगर निगम को शामिल किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुल 18 विषय को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो याद रखनी है, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है। आगे की सवाल देखिए, भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन गलत है? भाषाएं 8वीं अनुसूची में, दल बदल के आधार 10वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राज्य और संघ राज क्षेत्र पहली अनुसूची में, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची चौथी अनुसूची में नहीं बल्कि 7वीं अनुसूची में होगा। किसमें होगा? 7वीं अनुसूची में। वहीं चौथी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का विवरण। क्या बोलेंगे? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये चीज ध्यान देनी है। आगे के सवाल को देखेंगे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को सूचीबद्ध किया गया। ये पहले भी हमने आपको बता दिया है। आगे का सवाल देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान अपनी मृत जैव, ये 1936 उत्तराखंड जैसे ही आया सबसे पहले। ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अभी इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क। ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा है? तो नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट अभी तुरंत हमने बताया उत्तराखंड में है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है। और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये हमने आपको 75 क्वेश्चन आज का करवा दिया। आपको डिस्कस बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो जिसका नदी 1-2 बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। आज जो है, कल का आप लोग होमवर्क सुन लीजिए। कल आपका संडे है तो आपका जो है मंडे का होमवर्क आप यहाँ पर से सुन लीजिए। ठीक है। यहाँ पर से होमवर्क देख लीजिए। करंट अफेयर में बात करेगा तो ये सो है, बोल सकते हैं 56 से लेके 60 पेज तक आपको देखना है। ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक जो आता है उसमें जो है 141 पेज से 150 पेज तक। ठीक है। 150 पेज तक। उसके बाद बात करिएगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, उसके द्वारा जो भारत का प्रमुख विद्रोह है उसको देख कर आना है। जैसे भारत का प्रमुख विद्रोह आपका कौन कौन हो जाएगा? जैसे आपका हो गया, याद रखनी है, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, ये सब गोंधर विद्रोह, ये सब जो है आपको पढ़ना, मुंडा विद्रोह, ये सब पढ़ के आना है। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ के आना है? भारत की झील, झरना, जलप्रपात, ये सब पढ़ के आपको आना है। ठीक है। जलप्रपात। चलिए, और जो है आपको पॉलिटी में पढ़ के आना है प्रस्तावना। क्या बोलेंगे? प्रस्तावना पढ़ के आना है। और स्टैटिक जीके की बात करेगा तो यहाँ पर आपको पढ़ के आना है आर्द्रभूमि। क्या बोलिएगा? आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र जो है आपको पढ़ के आना है। तो यहाँ पर ये सभी पढ़ के आइएगा, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे, लेकिन जब आप पढ़ के आइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आप ज़्यादा मोटिवेट होइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल जो है आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें आप लोग को देखना है कि कितना नंबर आपका आ पा रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग का आरपीएफ का एग्जाम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम आपको मैराथन क्लास ला देंगे जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।